चलाओ। तो लेसन नंबर 2 का आज सेवा समाप्त है ना। कल हम लोग पढ़े थे, याद करो, परागण, स्वपरागण, पर परागण, ये सब आपने पढ़ा था। ठीक है, आज देखो का टॉपिक पढ़ने वाला, एकदम ध्यान से पढ़ाई करनी है आज। पहला देखो, बही प्रजनन युक्तियाँ। खूब आराम से, खूब आराम से आज की पढ़ाई आपकी रहेगी। बही प्रजनन युक्तियाँ क्या होती है। दूसरा आपका है पराग, स्त्री के असर, स्त्री के असर, संकर्षण। पराग, स्त्री के असर, संकर्षण। आज तो अंग्रेजी भी पढ़ना है, ठीक है, 5-10 मिनट रोज पढ़ेंगे। कृत्रिम संकरीकरण, कृत्रिम संकरीकरण। कहाँ किताब लेकर आए हो अंग्रेजी का जी? कोई एक लाया होगा तो हो जाएगा। 4 नंबर जो पढ़ेंगे विपुंसन, विपुंसन, विपुंसन 4 नंबर। 5वां आपका होता है बैगिंग। क्या होता है? बैगिंग। और सबको याद होना चाहिए मोजमानी, दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन। 7 नंबर आपका होगा त्रिसलयन, त्रिसलयन, त्रिसलयन। उसके बाद 8वां होता है निषेचन पश्च घटनाएं। उसके बाद होगा भ्रूणपोष, भ्रूणपोष। कॉपी पे तनी एक बार देख लेना सब लोग। उसके बाद होगा भ्रूण, उसके बाद होगा भ्रूण, उसके बाद होगा भ्रूण, तब होगा बीज, बीज का निर्माण। उसके बाद होगा 12 नंबर बीजों का प्रकीर्णन, बीजों का प्रकीर्णन, बीजों का प्रकीर्णन। उसके बाद से होगा आपके पास बीजों के प्रकीर्णन की विधियां, बीजों के प्रकीर्णन के विधियां। उसके बाद सबका होगा फल, फल पढ़ेंगे। 14 नंबर फल। 15 फल भीति। 16 आभासी फल। फल 2 प्रकार का होता है, कई प्रकार का होता है। आभासी फल। 17 वास्तविक फल, इसी को असत्य फल भी कहते हैं। उसके बाद से होता है अनिषेक जनन फल। 18 नंबर अनिषेक, अनिषेक जनन फल, अनिषेक जनन फल। 19 नंबर आ जाओ असंग जनन, असंग जनन। 20 नंबर आ जाओ बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता। चलो 20वां हेडिंग है आपका आज का। खूब ध्यान से पढ़ाई करनी है हम लोग को। कल का हम लोग पार्ट नंबर 2 में जो पढ़े थे स्वपरागण पर परागण के बहुत विस्तार पूर्वक उसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज का जो पढ़ाई होगा आपके सामने 20 हेडिंग देख रहे हैं, इसकी पढ़ाई होगी। बहुत खूबसूरत तरीके से इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बाह्य प्रजनन युक्तियाँ के बारे में आप जानने का प्रयास करेंगे। कल आपको मैंने पढ़ाया था स्वपरागण, और आपने स्वपरागण में एक बात कहा था कि जब पराग कोश से, एक ही पुष्प के पराग कोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं स्वपरागण। लेकिन आज जो बातें आप पढ़ेंगे उसका नाम होगा बाह्य प्रजनन युक्तियाँ। तो आप कहेंगे कि वह युक्तियाँ जिसके द्वारा स्वपरागण को रोक दिया जाता है, स्वपरागण को रोक दिया जाता है या स्वपरागण को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं बाह्य प्रजनन प्रयुक्तियाँ। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा स्वपरागण को रोकने के प्रयास क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह कल आप पढ़े थे कि स्वपरागण में
जो जीव बनता है वह बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। हम चाहते हैं कि उसमें डिफरेंट आए, हम चाहते हैं कि छोटा फूल है वो बड़ा फूल में बदले, तो इसके लिए स्वपरागण को रोकना बहुत अनिवार्य होता है। तो स्वपरागण को रोकने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग करेंगे उसी को हम लोग बाह्य प्रजनन युक्तियाँ कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? बाह्य प्रजनन युक्तियाँ कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? बाह्य प्रजनन युक्तियाँ कहते हैं। याद करो, स्वपरागण को रोकने के लिए जिन युक्तियाँ का हम प्रयोग करते हैं उन्हें बाह्य प्रजनन युक्तियाँ कहते हैं। अब इसमें बहुत सारा सिस्टम होता है। हो सकता है कि परागकोश को काट के निकाल दो। मान लो ये कोई पुष्प है, ये कोई पुष्प है, यहाँ पर वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र है मान लो, और यहाँ पर परागकोश है, ये परागकोश है, ये परागकोश है, ठीक है ना। तो इसमें कई विधियाँ होती है। हो सकता है कि जो परागकोश है आप उसको काट के निकाल दीजिए, उसको काट के निकाल दीजिए। जब वो निकल जाएगा, काट के निकाल देंगे तो स्वपरागण क्रिया नहीं होगी। कोई दूसरे पुष्प के परागकोश से परागकण आकर के वर्तिकाग्र पर गिरेगा। ये भी एक प्रकार का विधि होता है। या हो सकता है कि आप पॉलीथीन वगैरह से इसको बांध दें, तभी आपका स्वपरागण नहीं होगा। या हो सकता है कि अलग अलग समय पर एक परिपक्व हो, तभी आपका स्वपरागण नहीं होगा। पहले पक जाए बाद में, तभी मान लीजिए कि पहले पक गया तो इसकी आवश्यकता है परागकण की, ये परिपक्व नहीं हुआ तो परागकण निकलेगा नहीं, तभी आपका स्वपरागण होता है। तो जो बातें आप देख रहे हैं कि बाह्य जनन युक्तियाँ में जिसके द्वारा हम लोग स्वपरागण को रोकने का प्रयास करते हैं और उस जीव में पर परागण कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ पराग स्त्रीकेशन संकर्षण। पराग स्त्रीकेशन संकर्षण ज़्यादा सोचो, हम आपको कल बताए थे, उसी पर इसका डिस्कशन होगा। मान लीजिए कि आपके पास एक स्त्रीकेशन है जिसके अंदर अंडाशय होता है, जिसके अंदर वर्तिका होता है, जिसके ऊपर वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है? वर्तिकाग्र मान लो इस तरीके से होता है, और इसके ऊपर से परागकण आकर के गिरे, परागकण आकर के क्या हुए? गिरे। कहीं ना कहीं से तो आएंगे, कहीं ना कहीं परागकोश होगा, उस परागकोश से परागकण निकलेंगे, और परागकण निकल करके इस वर्तिकाग्र पर क्या होंगे? गिरेंगे। सुनो ध्यान से, नाम का है पराग स्त्रीकेशन संकर्षण। संकर्षण का मतलब होता है आकर्षित करना, आकर्षण करना। ध्यान से समझना, यदि कोई पुष्प है उसके वर्तिकाग्र पर बाहर से परागकण आकर के गिरते हैं, वर्तिकाग्र पर बाहर से परागकण आकर क्या होते हैं? गिरते हैं। और जिस जाति का ये पुष्प है, मान जिस जाति का ये पुष्प है, यानी जिस जाति का ये वर्तिकाग्र है, उसी जाति के अगर परागकण इस पर आकर के गिरते हैं तो जो वर्तिका की नली होती है, जिसके अंदर पराग नली होती है, वह पराग नली खुल जाती है, और ये क्या होता है? जो परागकण होता है वो अंडाशय के अंदर क्या करता है? पहुंच जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पराग स्त्रीकेशन संकर्षण। ये कब होगा? जिस जात का ये स्त्रीकेशन है, जिस जात का ये वर्तिकाग्र है, जिस जात का ये पुष्प है, उसी जात का पराग कण भी उसके ऊपर आना चाहिए। जब उसी जात के पराग कण इस वर्तिकाग्र पर आके गिरेगा तब तक पराग नली खुल जाती है, और ये जो पराग कण होता है ये अंडाशय के अंदर प्रवेश कर जाता है, तब निषेचन क्रिया संपन्न हो जाती है। लेकिन अगर ये पुष्प अलग जात का है और यहाँ पर जो पराग कण आया वो अलग जात का है, अलग अलग जात का है, तब जो पराग नली होती है वो बंद हो जाती है बाबू। क्योंकि जिस जात के पुष्प है उसी जात के पराग कण भी होना चाहिए। तो अगर ये अलग जात का पराग नली है और मान लो ये पराग वर्तिकाग्र है और अलग जात का आपका परागकण आ रहा है, तब ये जो पराग नली होती है बंद हो जाती है, तब ये परागकण इसके अंदर नहीं जा पाते हैं। माने इसको आकर्षित वो नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि ये इसके जात का नहीं था। लेकिन जब इसी के जात का था तो इसने आकर्षित किया और इसके अंदर क्या कर गया? एंट्री कर गया। तो इसी को पराग स्त्रीकेशन संकर्षण कहता है। सबको याद होगा, उसी जात का मान लीजिए जात का पुष्प है, वर्तिकाग्र है, उसी जात के परागकण उस पराग के गिरेंगे तो उसको अंदर जाने की अनुमति देता है, उसके अंदर ये जा सकता है, अगर नहीं आता है तो नहीं जा सकता है। ठीक है, चलो ठीक है, दोनों जान के। अब आइए कृत्रिम संकरीकरण। हाँ, तो ये भी जान जी कृत्रिम संकरीकरण होता क्या है? मानव द्वारा, किसके द्वारा? मानव द्वारा जब संकरण कराया जाता है, मानव द्वारा जब पुष्पों में संकरण कराया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं। मानव द्वारा जब संकरण कराया जाता है तो इसी को हम लोग कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं। सब लोग याद करो, मानव द्वारा जब संकरण कराया जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं। देखो ध्यान से, मान लो कि आपने क्या किया कि यहाँ है,
मान लो कोई पुष्प है, कहाँ पुष्प है भाई, उत्तर प्रदेश में पुष्प है, इसके पुष्प जो हैं बहुत छोटे छोटे हैं, ये वर्तिकाग्र है। ये क्या है? वर्तिकाग्र है। ऊपर का आपके पास उपस्थित है? परागकोश उपस्थित है। छोटे छोटे पुष्प हैं और आप चाहते हैं कि ये जो परागकोश से परागकण निकले ये इसके ऊपर ना गिरे, इसके ऊपर क्या करे, ना गिरे। तो इसको क्या करते हैं, किसी न किसी से ढक देते हैं। ढकने के बाद मानव जो होता है कहीं दूसरे जगह जाता है। बिहार में हम गए, मैंने बताया भी था आपको, याद करिए कभी। और वहाँ से अच्छे किस्म के पुष्प से परागकण लेकर के आए और ला करके इसके ऊपर हमने क्या किया, डाल दिया। डालने के बाद फिर झिल्ली इसके ऊपर लगा देंगे, तो फिर ये परागकण गिर जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग कृत्रिम संकरीकरण, यानी जो परागकोश उसके अंदर उपस्थित है उससे परागकण उस वर्तिकाग्र पर नहीं जाने देते हैं। मानव खुद जाता है, मानव खुद लेकर के आता है और फिर उसको डालता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग कृत्रिम संकरीकरण। तो यानी मानव के द्वारा जब संकरण कराया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम संकरीकरण। चलिए अब आइए यहाँ पर आइए विपुंसन के पास। कुछ याद आ रहा है विपुंसन के पास क्या करते हैं? हाँ देखिए, एकदम ध्यान से समझिए। विपुंसन का मतलब तो विपुंसन जैसे नपुंसक होता है, जैसे क्या होता है नपुंसक, मनुष्य के धा करके जौन भाव के धाकर रेत दिया जाता है, काट के निकाले तो बस नपुंसक हो जाता है। तो वही विपुंसक उसमें होता है, पौधे में होता क्या है कि जो परागकोश देख रहे हैं, ये परागकोश देख रहे हैं, तो मानो ये चाहता है, मान लो परागकोश रहेगा, पुष्प छोटा है, फिर इससे परागकण निकलेंगे, फिर वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, फिर पुष्प छोटा बनेगा। तो इससे बढ़िया है इस परागकोश को काट करके क्या करते हैं, निकाल देंगे। तो जब किसी पुष्प में उपस्थित परागकोश को काट करके जब उस पुष्प से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो उसी को कहते हैं विपुंसन। जगह नपुंसक होता है ना, जगह नपुंसक होता है उसी तरह विपुंसक भी होता है आपका। चलिए अभी जानते हैं कि जो परागकोश होता है जब उसको काट करके पुष्प से बाहर निकाल देते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग क्या करते हैं, विपुंसन करते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, विपुंसन करते हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बैगिंग आ जाओ। कौन बताएगा बैगिंग के बारे में जल्दी से? हाँ, थैली लगाना। हाँ बाबू, अभी आपको बता रहे थे ना कि मान लो कि यह है, ये इसके अंदर वर्तिकाग्र भी है, इसके अंदर परागकोश भी है, और अगर इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ दें, ना ढके ना काटें, ना परागकोश को काट के निकाले, ना इसको ढके, तो एकदम निश्चित है, निसंदेह है, वास्तव में जो परागकोश से परागकण होगा इस वर्तिकाग्र पर एकदम निश्चित है कि गिरेगा। और हम ये चाहते नहीं है, हम तो ये प्रक्रिया अपनाए किसी भी तरीके से स्वपरागण ना हो, इसमें पर परागण हो, दूसरे पुष्प के माने परागकण इसके अंदर एंट्री करे, प्रवेश करे। तो इसके लिए क्या होता है ना कि हम इसके जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र के चारों ओर क्या करते हैं, झिल्ली लगा देते हैं। वर्तिकाग्र के चारों ओर हम लोग क्या करते हैं, झिल्ली लगा देते हैं। इसलिए लगा देते हैं कि इसका जो परागकण होगा वह इसके ऊपर नहीं गिरेगा। जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र के चारों ओर क्या करते हैं, झिल्ली लगा देते हैं। और इसलिए लगाते हैं कि जो ये पुष्प का, ये जो पुष्प देख रहे हैं, इसका जो परागकण है परागकोश का, ये इसके ऊपर नहीं गिरेगा। तो इसी को कहते हैं बैगिंग। बैगिंग का मतलब होता है थैली लगाना। बैग माने थैला होता है, थैली लगाना होता है। चलो ये भी समझ गए। दोहरा निषेचन के बारे में तो नहीं आप समझेंगे, तो बताएगा दोहरा निषेचन के बारे में। देखो ये आपका भ्रूणकोश है, ये आप बीजांड भी कहिए। ऊपर 3 कोशिकाएं होती है, बीच में 2 कोशिकाएं होती है, और नीचे कितनी कोशिकाएं होती है, यहाँ भी 3 होती है। इसको हम लोग कौन सी कोशिका कहते हैं, प्रतिमुख या प्रतिभेषान, जो भी कहिए, प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। हाँ, इसको क्या कहते हैं, हाँ केंद्रकीय कोशिका या ध्रुवीय कोशिका, केंद्रकीय कोशिका या ध्रुवीय कोशिका। भाईजान दोनों छोटे छोटे देख रहे हैं ना। हाँ तो देखिए, जब पढ़ेंगे ना तभी याद होगा ये सब। जब हम लोग लगातार इसको पढ़ेंगे, रिपीट होगा तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सहायक कोशिका इसको कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, और देखो होता क्या है ना कि जब, सुनो ध्यान से, ये तो एक किसके अंदर पाया जाता है मालूम है, ये किसके अंदर पाया जाता है, ये पाया जाता है अंडाशय के अंदर। अभी आप बनाए थे चित्र, याद करिए, अंडाशय के अंदर पाया जाता है। और तो होता क्या है, देखो अंडाशय किससे जुड़ा होता है, पराग नली से। किससे जुड़ा होता है, सुनो कि जब पराग नली से, देखना ध्यान से, पराग कण आते हैं तो एक परागकण अंड कोशिका के पास चला जाता है। याद करो, एक परागकण कहाँ चला जाता है, अंड कोशिका के पास चला जाता है। सब लोग याद करो, मैंने बताया था आपको, कभी बीच बीच में मौका मिलता है तो मैं बताया था आपको, को बढ़िया से एक बार याद करिए, बताया गया था। आज भी आप देख रहे हैं कि जब परागकण
पराग नलिका से किसके अंदर प्रवेश कर गए हैं। देखो ये अंडाशय है, अंडाशय के अंदर ये बीजांड है, ये बीजांड की संरचना है। देखिए सब आपका, तो दो परागकण एंट्री करते हैं तो एक जाकर किससे मिल जाता है, अंड कोशिका से, तो ये द्विगुणित हो जाता है। पहले अंड कोशिका अगुणित थी, अकेले थी, अंड कोशिका क्या होती है, द्विगुणित हो जाता है। एक जो परागकण होता है जाकर के जो ध्रुवीय कोशिका होता है उससे मिल जाता है, उससे क्या होता है, मिल जाता है, तो ये त्रिगुणित हो जाती है। अरे भाई दो पहले से था और एक परागकण जाकर के मिल गया तो कितने इसकी संख्या होगी, 3 के त्रिगुणित हो जाती है। और यहाँ अधगुण निषेचन डबल हो रहा है। निषेचन क्या हो रहा है, डबल, माने दो परागकण एंट्री किया, एक परागकण किसके पास गया, अंड कोशिका के पास गया, और एक परागकण किसके पास गया, ध्रुवीय केंद्रिका के पास गया। तो इस तरीके से 2 बार निषेचन हो, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, इसी को हम लोग कहते हैं द्विनिषेचन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विनिषेचन। और द्विनिषेचन में जो अंड कोशिका होती है द्विगुणित होती है और जो ये केंद्रकीय कोशिका होती है त्रिगुणित होती है। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं यार, क्या दिक्कत है इसमें, इसी को हम लोग कहते हैं त्रिगुणित। चलो ठीक है, द्वारा निषेचन में जाएंगे। त्रिसलयन हो तो गया भाई, त्रिसलयन का मतलब क्या होता है कि जब पराग कण बीजांड के अंदर प्रवेश किया, माने अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, जब पराग कण बीजांड के अंदर क्या किया, देखो हम बताते हैं, सब बायोलॉजी है सब, ठीक मानो बायोलॉजी हुआ चाहे जौन भी विषय हुआ, आप उसको जितना अधिक पढ़ेंगे उतना ही अधिक आपकी तैयार होता चला जाए। पहले बार पढ़े होंगे बड़ी दिक्कतें होंगी, सेकेंड बार पढ़ रहे हैं आप, अब आपको आसान नजर आ रहा है, फिर मौका मिलेगा थर्ड बार भी पढ़ेंगे। लेकिन आपका ये बस एक ही लक्ष्य होगा कि 500 में 500 नंबर आना चाहिए, ये माने लक्ष्य आपका टारगेट रहना चाहिए, 500 में 500 नंबर आना चाहिए। का सब बहुत एब्सेंट रहती है, ओ चलिए मैं फूंक देता हूँ, कभी नहीं खराब होगा। छू 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 नहीं खत्म होगा। चलो हाँ, तो क्या हुआ त्रिसलयन में, त्रिसलयन में जाने कि नहीं जाने आप लोग, कहाँ जाने, त्रिसलयन में ही जाना हमने कि सर जब परागकण आता है और केंद्रकीय कोशिका से मिलता, पहले 2 थे अब कितने हो गए, 3, तो इसी को हम लोग कहते हैं त्रिसलयन। का मतलब क्या होता है, मिले ना, अरे मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना, वादा तो क्या होता है, हाँ तो वादा करके जाते हैं कि सर आज खूब हम पढ़ करके आएंगे, फिर घर जाते हैं तो टूट जाता है, वैसे ही बस बस्ता उठाते चले जाते हैं। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो त्रिसलयन के बाद आता है बाबू निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन, अच्छा आपको निषेचन पौधे के बारे में बताया गया है ना, अरे यार कुछ नहीं, भाई क्या है, अंडाशय, इसके ऊपर क्या है, पराग नली, इसमें क्या है, वर्तिकाग्र कहते हैं इसको। अब इसके अंदर क्या आया, मान लो पराग कण आया, सुन लो ध्यान से, और वर्तिकाग्र से, इससे वर्तिकाग्र से पराग कण अंडाशय के अंदर प्रवेश कर गया, इसी को निषेचन कहते हैं, इसी को निषेचन कहते हैं। सब लोग अब याद करिए, निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं, हाल को बता रहा, निषेचन किसे कहते हैं तो बता दो, मनोरंजन मादक बात होता। हाँ अंडाशय में प्रवेश कर, वर्तिका से होते हुए अंडाशय में प्रवेश कर जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग। हाँ तो आप देखो बात क्या हो रहा है, निषेचन पश्च घटनाएं। देखो बाबू, जब निषेचन की घटनाएं संपन्न हो जाती है तो उसी को निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। और निषेचन अपश्च का मतलब निषेचन के बाद जो घटनाएं होती है, निषेचन तो हो गया, निषेचन का मतलब हुआ कि जो पराग कण है वह तो अंडाशय में प्रवेश कर गया, इसी को हम लोग कहते हैं निषेचन पश्च घटनाएं। अब निषेचन हो चुका है, अब इसके बाद क्या क्या परिवर्तन है, देखो क्या क्या परिवर्तन होगा। परिवर्तन ही होगा कि इसके जो बाह्य दल पुंज है और जो दल पुंज है दोनों झड़ के नीचे गिर जाते हैं, सूख करके नीचे गिर जाते हैं। आज जो अंडाशय होता है वो किसमें बदल जाता है, फल में, फल में। अंडाशय किसमें बदलता है, फल में। सब लोग याद रखेंगे, निषेचन पश्च घटनाओं में जो बाह्य दल पुंज होते हैं, जो दल पुंज होते हैं, सब आपको लिखाए होंगे, देखो ना, वह सूख करके झड़ के नीचे गिर जाते हैं। और जो अंडाशय होता है वो किसमें बदल जाता है, फल में बदल जाता है, अंडाशय फल में बदल जाता है। और जो बीजांड होता है वो किसमें बदल जाता है, बीज में बदल जाता है, बीजांड आपका बीज में बदल जाता है। सिंपल सी बात आती है, ना लिखा जाएगा, एकदम लिख लेंगे। हाँ तो चलिए आगे आइए, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष देखो, पहले तो जान जाओ कि जो भ्रूणपोष होता है द्विगुणित होता है, कहीं कहीं अगुणित भी दिखाया जाता है। इसका सबसे प्रमुख काम क्या होता है, भ्रूणपोष, यानी भ्रूण को पोषण देता है। जो भ्रूणपोष होता है किसको पोषण देता है, हाँ देखो पोषण भी देता है, ऊर्जा की जरूरत अगर है भ्रूण को तो ऊर्जा भी देता है,
ऑक्सीजन की जरूरत है तब भ्रूणपोष उसको ऑक्सीजन भी देता है। जिस भी वस्तु की जरूरत होता है सब भ्रूण को कौन देता है? कौन देता है भाई? भ्रूणपोष देता है। अब चलिए आप आते हैं भ्रूण के पास। भ्रूण देखो, जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तब किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। अब भ्रूण एक थैली में स्थित होता है। भ्रूण एक थैली में स्थित होता है। उस थैली के क्या नाम होता है? भ्रूण कोश। उसका नाम क्या होगा? जेंगा हमने के वृषण एक थैली में है ना, उसका नाम क्या होता है? वृषण कोश। वृषण कोश नाम होता है ना। उसी तरीके से जो भ्रूण होता है वो एक थैली में होता है और क्या होता है? भ्रूण। उस थैली को हम लोग भ्रूण कोश कहते हैं। जो भ्रूण होता है वह एक सुरक्षित जगह पर होता है और भ्रूण का पोषण देने का जो पूरा कार्य करता है। पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं। पौधे के अंदर जो भ्रूण बनता है पोषण देने का पूरा जो कार्य करता है भ्रूण कोश करता है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देते हैं मनुष्य के भ्रूण के बारे में। तो आप जानते हो कि मनुष्य का जो भ्रूण बनता है, मनुष्य का जो गर्भ बनता है वो गर्भाशय के अंदर उपस्थित होता है। गर्भाशय बहुत सेप्ट झिल्ली है, वह 3 झिल्लियों से मिलकर बनी होती है। तो इसमें तो भ्रूणपोष पोषण देता है, लेकिन मानव में जो भ्रूण रहता है उसका पोषण कौन देता है? अपरा, या उसी को प्लेसेंटा कहते हैं। अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन देने की बात हो, चाहे ऊर्जा देने की बात हो, चाहे जो भी पदार्थ देने की बात हो, मनुष्य में जो अपरा होता है वह उसको देता है। हाँ, तो चलिए भ्रूण जाएंगे। बीज का निर्माण। अच्छा, आप जानते होंगे कि जब पौधे होते हैं, पौधे में जब निषेचन की क्रिया समाप्त हो जाती है, तो निषेचन की जब क्रिया समाप्त होती है तो पौधे के अंदर अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर बीज होता है, बीजांड होता है। अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड। भी आपने देखा, वो बीजांड किसमें बदल जाता है? हाँ, तो बीज का निर्माण कब होता है? जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो निषेचन की क्रिया संपन्न होने के बाद जो इसका बीजांड होता है वह बीजांड किसमें बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। बीजांड किसमें बदल जाता है? बीज में बदल जाता है, ठीक है। अब आइए बीजों का प्रकीर्णन। बीजों का प्रकीर्णन। बीजों का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलना। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलना। तो जब भी बीजों का प्रकीर्णन की बात करेगा तो देखो, जब बीज माने परिपक्व हो जाते हैं, बीज क्या होते हैं? परिपक्व हो जाते हैं। और जब हवाएं चलती है या जब जल चलते हैं तो उससे बीज क्या होते हैं? टूट के नीचे गिर जाते हैं और पूरा फैल जाते हैं। पूरा क्या होते हैं? आप देखिएगा ना, कभी कभी आम वगैरह के पौधा तो मान लो तो एक ही बीज उसमें होता है। अधिक बीज वाले जो पौधे होते हैं, जैसे धाने ले लो। धान जब परिपक्व हो जाता है उसके अंदर बीज उपस्थित होता है। जब परिपक्व हो जाता है तो पूरा झड़ता है। झड़ के ज़मीन पर नीचे क्या होता है? गिर जाता है। और जितना झड़ के नीचे गिरता है उतना एक नया पौधे का निर्माण कर देता है। तो हवा द्वारा भी झड़ करके जाते हैं सब, जल द्वारा भी। तो बीजों का प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? बीज को गिर करके फैलाना। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाना। कि कहीं बीज है और बीज वो गिरा और गिर करके पूरा क्या हो गया? फैल गया। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन कई तरीके से होता है। लेट करके आ रहे बालक, देख लेना ध्यान से, समझना तो नहीं, ये बहुत जिंदगी की बात है। हमेशा तुम्हारा रोज बायोलॉजी छूट जा रहा है, ताकि मान लो पढ़ोगे तभी तो जानकारी रहेगा। चल गए। हाँ, तब बीजों का प्रकीर्णन वायु के द्वारा भी होता है। कुछ ऐसे बीज होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वायु चलता है तो उसको लेकर के जाते हैं। कुछ ऐसे बीज होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन लेकर जाता है? वायु लेकर के जाता है। कौन लेकर जाता है? वायु लेकर जाता है। कौन कौन बाबू? कौन कौन? मदार के नाम सुने हैं? मदार। तो मदार में जो बीज होते हैं बहुत खतरनाक होता है मदार। तो उसके बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन लेकर के जाता है? हवा लेकर के जाता है। कपास के नाम सुने होंगे आप। कपास में बीज होते हैं। कपास को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन लेकर जाता है? वायु ही लेकर के जाता है। संबल वगैरह के नाम सुने होंगे आप, वही लेकर के जाता है। जल द्वारा प्रकीर्णन, सब लोग याद करो। प्रकीर्णन का मतलब समझ रहे हैं ना? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, फैलना। जब जल जो होता है बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है तो उसे जल द्वारा प्रकीर्णन कहते हैं। बात समझ रहे? जल द्वारा। तो नारियल कह सकते हैं, सेम कह सकते हैं, आम, कमल वगैरह, माने जो अधिकतर में जल द्वारा ही जाते हैं। स्वयं फटने से भी प्रकीर्णन होता है। स्वयं फटने से भी, अब माने कुछ ऐसे भी फल होते हैं जो फट जाते हैं, उसके अंदर का जो बीज होता है क्या होता है? बिखर जाता है। जैसे भिंडी। भिंडी देखें? भिंडी, अरे भिंडी रे भिंडी, भिंडी रे भिंडी, गीत भी सुने होंगे। कौन गीत, कौन फिल्म था आपका? मनोज तिवारी है और इसमें चिंटुआ है। कौन गीत है भाई? कौन फिल्म है? देवरा भइल दीवाना, शायद यही फिल्म है। भिंडी अरहर वगैरह जो होता है, अरहर भी बहुत जल्दी झड़ जाता है अपने आप। जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। जब जंतु माने बीज को
उठा करके एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाते हैं तो उसको जंतु द्वारा प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे बरगद हो जाएगा आपका पक्षियों द्वारा। पक्षी जो होती है ना खाती है बीज को, और पछले को उगील देते हैं, ये बीज खाई जाकर ने उगील दी आपके घर के पीछे, या हमारे घर के पीछे चाहे घरों के ऊपर देखने को बरगद जाम जाता है। हाँ का पक्षी खाती है गया तो और जाम जाता है बरगद, तो पक्षी द्वारा हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। अब आइए फल तो सब लोग जानते होंगे, खाते भी होंगे। केला का फल, आम के फल, सेब का फल, लीची का फल। का भाव आता लीची का गीत भी आया था आपका, तो बड़ा लीची में स्वादिष्ट होता है, विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। अच्छा लीची में कौन कौन विटामिन मिल सकता है सोच के बताएंगे आप? लीची में जितना फल बा में विटामिन पहले सी जरूर मिले, अगर खट्टा बात है, खट्टा चीज़ में विटामिन सी मिलता है, तो लीची बड़ी खट बात है विटामिन। तो फल आप जानते होंगे, फल का निर्माण कोई पूछता है, ए बाबू इस्तेकार बाबू, जब निषेचन संपन्न हो जाता है तो निषेचन संपन्न होने के बाद जिसका निर्माण निषेचन जब संपन्न हो जाता है तो उसमें अंडाशय होता है, और अंडाशय से किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। तो जानते हो कि बात आप फल भीति पर आ जाए, फल तो जान गए, फल आप सब लोग जान गए, यहाँ पर है शायद कहीं है, यहाँ पर फल। तो निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है किसमें बदल जाता है, फल में बदल जाता है। फल भीति क्या होती है, मान लो एक फल है, इस फल में 3 भीति पाई जाती है, एक बाह्य फल भीति, एक मध्य फल भीति, एक अंतः फल भीति। जब भी आपके फल भीति माने फलों में जो भीति पाई जाती है इसको अंग्रेजी में कार्प कहते हैं। फलों में जो भीति पाई जाती है उसी को हम लोग फल भीति कहते हैं। कितने फल भीति होते हैं? 3। कौन कौन? बाह्य फल भीति, मध्य फल भीति और हाँ तो सुनो अब क्या होता है ना, आम की बात करो, आम तुम लोग आम खाते हैं ना, तो आम को छीलो और छिलका वो जो गूदा होता है चाटते हो, चाटो ना, हाँ का तब का, और उसमें जितना मीठ लगता है तो अठिया वाला मीठ नहीं लगता है, जान जन खोइया में होता है ना, तो क्या हमने कहते हैं बाह्य फल भीति, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बाह्य फल भीति। पिंकुआ क्या कर ला, खोइयो खा जाता है, आए दानों वाला मर्द है। हाँ तो बाह्य फल भीति जाने, खोइया में जो चिपका रहता है, खोइया में सूती तो बहुत चटला बड़े, तो उसी को हम लोग कहते हैं बाह्य फल भीति। अच्छा गुद्दा खाते हैं, गुद्दा खाते हैं माई वाला मीठा लगता, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मध्य फल भीति, मध्य फल भीति। आज जब खा लेते हैं, याद करो तुम लोग के छोटा जो भाई बहन होंगे, जब खा करके अभी दे तो अठिया चाटल सही दे दिया, तो लारवा चिपक तो बड़ा मीठा लगता रे, तो अठिया पर के जन गुदवा होता है उसको क्या कहते हैं, अंतः फल भीति कहते हैं। अंतः याद हुआ? तो 3 प्रकार की भीति होती है। आगे बढ़ो, अब आते हैं आभासी फल। तो ऐसे फल जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता, याद करो, ऐसे फल जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता, किससे होता है, पुष्पासन से, या अन्य क्षेत्र से, अन्य किसी भाग से। आपको याद होगा अंडाशय को ऊपर पुष्पासन इस तरीके से लगा होता है। तो ऐसे फल जिसका निर्माण किससे होता है, अंडाशय से नहीं होता, पुष्पासन से होता है, उसी को आभासी फल कहते हैं। नाशपाती हो जाएगा, सेब हो जाएगा, हाँ तो ये आपके आभासी फल हो जाता है। अब इधर आइए वास्तविक फल। कौन फल? वास्तविक फल। तो ऐसा फल जिसका निर्माण किससे होता है, अंडाशय से होता है। ऐसा फल जिसका निर्माण किससे होता है, अंडाशय से होता है, तो उसी को हम लोग कौन सा फल कहते हैं, वास्तविक फल कहते हैं। ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है तो उससे हम लोग वास्तविक फल कहते हैं। केला खाओ, केला ना आई, आम खाओ, आम भी आ जाएगा, लीची भी आ जाएगा, ये सब जो होते हैं वास्तविक फल होता है। हाथ इधर आइए, अनिश्चित जनन फल। बिना जनन के किसी फल का निर्माण हो जाता है, बिना जनन के, बिना निषेचन के जब निषेचन होता है, परागकण जब अंडाशय में गई तभी निषेचन होता है, बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है, तो उसको हम लोग कौन सा फल कहते हैं, अनिषेक जनन फल कहते हैं। उसे अनिषेक जनन फल कहते हैं। किसका? बिना निषेचन के फल का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। कल निकल बा हाँ, संग जनन, हमें केला हो जाएगा, हमें क्या हो जाएगा, केला, हमें केला सब केहू लेला, तभी आयरन की मात्रा अधिक मिलती है। केला में आयरन बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। आइए असंग जनन फल या असंग जनन, बिना जनन के ही बीज का निर्माण हो जाता है, बिना जनन के ही बीज का निर्माण हो जाता है, या बिना जनन के ही फल का निर्माण हो जाता है, उसी कहते हैं असंग जनन। बहुभ्रूणता, जब किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है, संतरा इसमें हो जाएगा बहुभ्रूणता में। जब किसी बीज में आपको याद होगा कि अंडाशय है, अंडाशय के अंदर बीजांड, वही बीज में, फिर इसके अंदर आपका क्या होता है, भ्रूण होता है। तो जब किसी
बीज में, जब किसी बीज में, देखो बीज है, जब किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। और इस तरीके से आपका लेसन नंबर जो 1 चैप्टर था, 2 चैप्टर जो था वो आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। कोई दिक्कत है बताइए, सब लोग बता दोगे? हाँ तो क्वेश्चन लिख लो, कल के लिख के लेकर आए ना सब लोग, जाँच जरूर कराना है, ना हारना है ना थकना है, मिटा दे सब भाई। चलिए तो देखो 20 टॉपिक हम लोग का था, ये तो पाठ संपन्न हुआ। कल लेसन नंबर 3 की शुरुआत हम लोग करेंगे, जिसका नाम है मानव जनन, जिसका नाम है मानव जनन। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। हाँ तो पहला लिखो, पहला लिखो, आभासी फल के 2 उदाहरण बताइए। आभासी फल के 2 उदाहरण बताइए। पहले तो ऐसे लिखो, आभासी फल किसे कहते हैं, आभासी फल किसे कहते हैं, याद है? अब बता बोलो क्या होता है आभासी फल? हाँ, इसके 2 उदाहरण लिखना है, इसके 2 उदाहरण लिखना है। आभासी फल के कितने उदाहरण लिखना है? 2 उदाहरण आपको लिखना है। अगला लिखेंगे, भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता किसे कहता है? बताओ, पी मार्शल के कहा जाता है ना, भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता किसे कहता है? भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ये भी आपको याद होगा। तीसरा आ जाओ बाबू, तीसरा, बहुभ्रूणता क्या है? बहुभ्रूणता क्या है? उदाहरण संतरा वगैरह हो जाएगा, पाइनस हो जाएगा। बहुभ्रूणता क्या है? इसका उदाहरण लिखिए, इसका उदाहरण लिखिए, इसका उदाहरण लिखिए। चौथा आ जाओ, असंग जनन अनिषेक जनन में 2 अंतर बताइए। असंग जनन और अनिषेक जनन में 2 अंतर बताइए, 2 अंतर बताइए, 2 अंतर बताइए। 5वां आ जाइए, 5वां, सेव को आभासी फल क्यों कहते हैं? सेव को आभासी फल क्यों कहते हैं? सेव को आभासी फल क्यों कहते हैं? सबको याद भी होगा, सेव को आभासी फल क्यों कहते हैं? कृत्रिम संकरण से आप क्या समझते हैं? कृत्रिम संकरण से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? 7 नंबर आ जाओ, त्रिसंलयन क्या होता है? त्रिसंलयन क्या होता है? त्रिसंलयन क्या होता है? 8 आ जाओ, त्रिसंलयन क्या होता है? 8 आ जाओ। प्रक्रियन का महत्व बताइए, प्रक्रियन का महत्व बताइए, प्रक्रियन का महत्व बताइए। 9 आ जाओ, 9, बहुभ्रूणता का उपयोग बताइए, बहुभ्रूणता का उपयोग बताइए। 10 आ जाओ, भ्रूणपोष किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार होते हैं भ्रूणपोष? 3 प्रकार के, केंद्रकीय, माध्यमिक, कोशिकीय। ये कितने प्रकार के होते हैं? इस तरीके से आपका बायोलॉजी का लेसन नंबर 2 बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने संपन्न किया।